क्या नाम है सर? राहुल सर। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली। अच्छा, क्या लगता है वैसे कांग्रेस पार्टी का जो है मैनिफेस्टो आया है, उसमें उन्होंने कहा कि मतलब 10 साल में जो है हम भारत की, अगर हम सत्ता में आए तो भारत की जीडीपी है वो डबल कर देंगे, जबकि कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि 2030 तक जो है भारत का जीडीपी जो है डबल हो जाएगा। 4 साल का गैप दे रहा है कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इनका मैनिफेस्टो भी इनकी तरह ही है। जैसे इनकी जुबान की वैल्यू नहीं है, वैसे इनके मैनिफेस्टो की कोई वैल्यू नहीं है। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे। 1990 आते आते हम 12वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। कितने अपने भारत के अंदर बता दो एम्स, IIT, IIM, ट्रिपल IIT बनाए थे, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए थे, कितनी नई ट्रेनें निकाली थी। अब बता दो कि हम कहे जी हमारी अर्थव्यवस्था डगमगा गई क्योंकि हमारे भारत में खूब खर्चा हुआ। वहीं पर आज अगर आप उठा करके देख लेंगे, इनके पी चिदम्बरम जी जो थे 2013 के अंदर उनका बयान था कि हम 11वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। ये भारत के लिए बहुत खुशी की बात है और 2047 तक हम 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। टारगेट देखिए कितना लंबा था। मोदी जी 2014 में आए, 2024 में आज जी रहे हैं हम। आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। 3री अर्थव्यवस्था 2027 तक बन जाएंगे, जर्मनी और जापान को पछाड़ करके। तो जिसकी रफ्तार तेज है वो हमें दिख रही है। आज जीडीपी देख लो, सेंसेक्स देख लो, निफ्टी देख लो, कैसे उछाल मार रहे हैं। इनके कार्यकाल में कहाँ थे? जबकि आज भारत में विकास भी देखने को मिलता है। इनके कार्यकाल में हमने इतने एक्सप्रेसवे नहीं देखे, ना 14 लेन, 8 लेन, 4 लेन ऐसे एक्सप्रेसवे की सौगात नहीं थी। वंदे भारत जैसी ट्रेनों की सौगात नहीं थी। ये बम विस्फोट हो रहे हैं, ऐसी चीजें देखने को मिलती थी, आज देखने को नहीं मिलती। कश्मीर का मुद्दे सॉल्व हो गए, टूरिज्म बढ़ गया वहां पर। आज भारत के अंदर सबसे बड़ा स्टैच्यू, सबसे बड़ा स्टेडियम, सबसे बड़ा सड़क मार्ग, सबसे बड़ा टनल, सबसे बड़ा ब्रिज, ये सब भारत में पाए जा रहे हैं। आपके कार्यकाल में कहां थे? आप जो मैनिफेस्टो लेके आते हैं हम ये करेंगे, गागूगी 3 राज्य आपके पास हैं, 3 राज्यों में आपने क्या विकास किया है आप भारत की जनता को बताइए। 3 राज्य तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल, आपने क्या किया? आपने कहा बहुत हुई महंगाई की बार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। हिमाचल में आपकी सरकार आई, 3 रुपए आपने डीजल पे बढ़ा दिए। आपने कहा 1 लाख नौकरियां देंगे हिमाचल के अंदर, प्रियंका गांधी जी ने, और आप ही के वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं ऐसा तो हमने कुछ कहा ही नहीं था। तो मतलब आपकी जबान की वैल्यू है तो आप बताइए, आप बताइए। हर एक भारत के नागरिक का सपना था, वो सोचता था फॉरेन कंट्री जाऊंगा तब अच्छी सड़कें देखूंगा, फॉरेन कंट्री जाऊंगा अच्छी ट्रेनों में घूमूंगा, फॉरेन कंट्री जाऊंगा साफ सफाई देखूंगा, अच्छे शहर देखूंगा। आज भारत के अंदर हमारे को अच्छी सड़कें देखने को मिलती है, अच्छी ट्रेनें मिलने को मिलती हैं, आतंकवाद मुक्त भारत देखने को मिलता है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छ भारत देखने को मिलता है। तो कहते हैं सपने नहीं हकीकत को बुनते हैं, इसलिए लोग मोदी को चुनते हैं। अच्छा। आप लोगों का अगर निरादर हो रहा है, आप एक काम करिए, आप पत्रकार महोदय और कई पत्रकार महोदय, आप जनता का जब व्यू लेते हैं तो 100 में से 95 बंदे यही कहते हैं मोदी मोदी मोदी। 5 बंदे गिनती के मुश्किल से मिलते हैं जो कहते हैं कांग्रेस या इंडियन अलायंस का कोई पार्ट चाहिए। तो जब जनता का रुख ही अलग हो रखा है, आप मैनिफेस्टो ले आओ, कुछ भी ले आओ, जनता को पता है आने वाला भारत का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी होंगे। ओपीएस की बात करती रही है कांग्रेस हमेशा, मतलब किसी भी चुनाव की बात की जाए तो ओपीएस की बात करती रही, यानी कि जो है ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करती रही है कि हम सत्ता में आएंगे तो फिर से लागू करेंगे। लेकिन इस बार का जो इनके पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसमें इसको जगह नहीं दिया गया है, ऐड नहीं किया गया है। क्या कहेंगे इसमें? देखिए, वो मानसिक धारा है ना, उन्होंने जनता का कल्याण करने के लिए थोड़ी ना सत्ता में आना है, उन्होंने मोदी को हटाना है और अपनी जो कुर्सी का एक दबदबा है ना, कुर्सी का दबदबा वापसी पाना है। इन्होंने तानाशाह वापसी करनी है, जो इनके पूर्वजों ने करा था ना इमरजेंसी लगा करके, इनको वो काल वापसी लाना है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगे कराने हैं, जाट मुस्लिम दंगे कराने हैं, इन्होंने जगह जगह बम विस्फोट कराने हैं, इन्होंने कश्मीर को दोबारा पुराना कश्मीर बनाना है, इन्होंने तिरंगा जलवाना है, इन्होंने पाकिस्तान को छूट देनी है कि भैया तू और बम फाड़। जबकि पाकिस्तान से इनके कार्यकाल में 2 युद्ध जीते थे, 93,000 सैनिकों ने आज समर्पण किया था। इंदिरा गांधी जी ने किसी भी कारणवश अगर वो 93,000 सैनिक छोड़े तो क्या भारत में जो हमारे सैनिक फंसे हुए थे उनको लाने का काम किया? आज हम पाकिस्तान से एक युद्ध भी नहीं किया, पाकिस्तान का मुद्दा, कश्मीर का मुद्दा सोल्व करा, पीओके लेने की बात करते हैं, 23 से 24 सीटें भी आरक्षित करते हैं, अभिनंदन जैसा शूरवीर लेकर के आते हैं। और ये कोई भाजपा का नेता नहीं बोलता, जनता नहीं बोल रही, कोई विपक्ष नहीं बोल रहा, ये पाकिस्तान का नेता वहां की खड़ी सांसद में बोलता है कि पसीने छूट रहे थे, पैर लड़खड़ा रहे थे, अभिनंदन को छोड़ दो नहीं तो मोदी आर्मी भेज रहा है। तो ये गट्स फीलिंग चाहिए ना हमें, यही तो पावर चाहिए, क्योंकि घर
का मुखिया अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आपका घर नहीं चल सकता। हमारे भारत का इस समय जो मुखिया है वो अपने देश के आगे, राष्ट्र के आगे किसी की नहीं सुनता, इसलिए हमारा देश आज विश्व गुरु की ओर है। आज बड़े बड़े देश भारत के साथ कदम से कदम मिला करके चलना पसंद करते हैं। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री आंख में आंख डाल के बात करना पसंद करता है। नहीं तो पिछले आदरणीय मनमोहन सिंह जी वेल एजुकेटेड अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री पद पे बैठे थे, बाहर से कोई भी नेता आता था, सोनिया गांधी जी अटेंड करती थी। प्रधानमंत्री की गरिमा का अपमान नहीं था। किस संविधान, किस कानून के तहत आप अटेंड करते थे? किसने आपको पावर दी कि भारत के प्रधानमंत्री का अपमान कर करके आप उनसे वार्तालाप करिए? तो ये जो चीजें थी, इसने ही कांग्रेस को डुबोया है।